जो भी इस बार एग्जाम दे रहे हैं पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का, मिथिला यूनिवर्सिटी का, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। यानी कि जो कल एग्जाम होने वाला है, इससे पहले हम प्रीवियस लेक्चर में 20 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और इसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन दिए हैं ताकि आपका एग्जाम में कोई कंफ्यूजन नहीं हो। उस तरह से यानी कि प्रीवियस ईयर के बेस्ड जो क्वेश्चन था उसके बेस पे ही डिजाइन किया गया है इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट के क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से कौन सा कथन सही है। ठीक है, ये बताना है आपका। जैसे डेसिमल नंबर 11 लार्जर देन हेक्साडेसिमल नंबर 11, तो दशमलव संख्या 11 और हेक्साडेसिमल संख्या 11 से बड़ी है क्या। ये प्राइमरी नंबर इतना है, फ्रैक्शनल नंबर इतना है। ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस में पूछा गया था, दशमलव भाग का मान इतना होता है तो कितना होगा। तो इसका स्टेटमेंट है कि इसमें कितना सही होगा, कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। तो आपका इसमें जो है सो बी ऑप्शन ओनली S2 इज करेक्ट। अगर आप निकालिएगा तो आपका ये पॉइंट सही निकलेगा। यानी कि इसका जो होता है डेसिमल नंबर इतना 0.625 डेसिमल नंबर होता है 1110.101 का। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन भी है। डेसिमल 11 हो गया, 11 का कन्वर्टेड करते हैं तो चूंकि 17 पर डेसिमल इसमें एक्सप्रेशन नहीं आ रहा था इसलिए हमने नहीं किया। आप इसका करके देखिए, हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जो होता है सेम हूबहू 2021 पैट में पाटलिपुत्रा में पूछा गया था, उसको देख लेते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सा कथन सही है। सही वाला कथन आपको बताना है। ठीक है, क्या कर रहा है। राज्यसभा राज्यसभा इज ए परमानेंट हाउस व्हिच कैन डिसॉल्व ओनली ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। राज्यसभा किसी भी कंडीशन में डिसॉल्व नहीं होता है, चाहे कोई भी इमरजेंसी कंडीशन हो। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जिसे केवल राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भंग किया जा सकता है। जी नहीं, कभी भी नहीं। और लोकसभा क्या होता है, इसको डिसॉल्व हर एक 5 साल में किया जाता है। ठीक है, राज्यसभा डज नॉट रिप्रेजेंट लोकल अथॉरिटीज। हाँ, राज्यसभा जो होता है लोकल अथॉरिटीज को रिप्रेजेंट नहीं करता। ये बात भी क्या है, सही है कि राज्यसभा भी लोकल अथॉरिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता है। बात सही है, मतलब ये सही है। ठीक है, गलत नहीं है। इसका क्या हो जाएगा आपका, ये पॉइंट सही हो जाएगा क्योंकि राज्यसभा जो होता है लोकल इंटरेस्ट को डिजाइन नहीं करता है। अब आते हैं 3 नंबर के आपका ऑप्शन है। मेंबर ऑफ द राज्यसभा आर नॉट बाउंड टू वोट डिकेट्स स्टेट रिप्रेजेंट। राज्यसभा के सदस्य उन राज्यों के निर्देशों के अनुसार मतदान करने के लिए बाध्य नहीं होते हैं जिनका वे प्रतिनिधित्व करते हैं। हाँ, मतदान करने के लिए क्या होते हैं, बाध्य नहीं होते। ये बात भी सही है, यानी कि दोनों ऑप्शन राज्यसभा के अकॉर्डिंग आपका सही बन रहा है। चौथा क्या है, नो यूनियन टेरिटरी हैज रिप्रेजेंटेटिव इन राज्यसभा। यहाँ क्या है, कोई भी केंद्र शासित प्रदेश राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं करता है। यहाँ नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो भी केंद्र शासित प्रदेश है भारत में वहाँ जो है राज्यसभा रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और वो रिप्रेजेंट करते हैं राज्यसभा। ठीक है, यानी कि 2 और 3 आपका सही। कौन ऑप्शन आ रहा है, बी ऑप्शन आ रहा है, 2 और 3 सही हुआ। अब क्यों सही हुआ, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है वो चलिए करते हैं। क्या है, यानी कि स्टेटमेंट 1 फॉल्स है। क्यों गलत है, राज्यसभा जो होता है एक परमानेंट हाउस है, ये डिसॉल्व नहीं होता है, कैन नॉट डिसॉल्व। इवन ड्यूरिंग ए नेशनल इमरजेंसी के समय भी डिसॉल्व नहीं होता है। ठीक है, एक अस्थायी सदन होता है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। यहाँ तक कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी भंग नहीं होता है। हर 2 साल में इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं और इनका कार्यकाल 6 साल का होता है। 6 साल का होता है, जबकि लोकसभा जो सांसद जीत के आते हैं उनका कार्यकाल 5 साल का होता है। ठीक है, यानी कि राज्यसभा दूसरा सही है। राज्यसभा जो होता है रिप्रेजेंट स्टेट एट द नेशनल लेवल रिप्रेजेंट करता है राज्यसभा। कोई लोकल अथॉरिटीज को इंटरेस्ट को राज्यसभा रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ठीक है, राज्यसभा राज्यों का राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व करती है, न कि स्थानीय हितों का। 3 स्टेटमेंट क्या है, मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर नॉट बाउंड इंस्ट्रक्शंस देयर स्टेट लेजिस्लेचर के लिए किसी तरह का बाउंड्री उसके पास बाउंड नहीं रहता है। यानी कि राज्यसभा के सदस्य अपने राज्यों निर्देशों के अनुसार मतदान करने के लिए बाध्य नहीं होते हैं कि उनको मतदान करना है। यानी कि आपका ये और 2 और 3 क्या हुआ, सही हो गया। सब यूनियन टेरिटरीज लाइक दिल्ली और पुडुचेरी जो होता है
राज्यसभा का रिप्रेजेंट करता है। वहां क्या था कि नहीं करता है, इसलिए आपका स्टेटमेंट फॉल्स निकल जाता है। ठीक, अब आते हैं, यही यहाँ पॉइंट लिखा हुआ है, दिल्ली और पुडुचेरी प्रतिनिधित्व प्राप्त है। इस तरह से आपका पूरा इसमें जो है एक क्वेश्चन के साथ बहुत सारा कॉन्सेप्ट को हमने क्लियरफाई किया है। थोड़ा भी जो ये भी लॉन्ग बनेगा, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन 23 क्या है आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, इसमें से कौन सा कथन सही है, सही वाला बताना है। तो द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, मतलब कि जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं और राज्यसभा के अध्यक्ष भी होते हैं, प्रधान अध्यक्ष भी होते हैं, बात सही है। ये मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस फर्स्ट इन राज्यसभा, मनी बिल जो होता है हमेशा लोकसभा में पास होता है, राज्यसभा इसे पास करे या ना करे उससे कोई मतलब नहीं होता है। मनी बिल जो होता है आपका राज्यसभा के द्वारा लोकसभा के द्वारा पास होता है। ठीक है, कोई धन विधेयक पहले राज्यसभा में पेश किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। ये लोकसभा का पॉइंट है। राज्यसभा हैज इक्वल पावर्स विथ लोकसभा इन पासिंग, हाँ, दोनों का इक्वल पावर होता है। जो भी मान लीजिए संविधान जो अमेंडमेंट होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होते हैं, उन दोनों का क्या होता है, इक्वल पावर होता है, इक्वल होता है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है और एक नंबर भी सही है। ठीक है, दोनों का जो होता है समान अधिकार प्राप्त है। ए पर्सन एटलीस्ट 25 ईयर्स ओल्ड बिकम ए मेंबर ऑफ राज्यसभा, जी नहीं, मेंबर ऑफ राज्यसभा का एज कितना होता है, 30 साल होता है। 30 साल जिसका भी हो गया वो राज्यसभा का सदस्य बन सकता है, और जिनका 25 साल हो गया वो लोकसभा के चुनाव लड़ सकते हैं। ये आपका इसमें होता है, यानी कि 1 और 3 जो है सही आंसर है। 1 और 3 किस में आता है, 1 और 3 जो है ए में आता है, इसलिए आपका ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। किन्हीं को कंफ्यूजन हो, क्वेश्चन लेंदी है। अब देखिए इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए हम लेंदी टाइप का क्वेश्चन लाए हैं। ठीक है, स्टेटमेंट 1 क्या है, सही है। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, आप लोग देख लीजिएगा इसको। ठीक है, ये फॉल्स है। फॉल्स क्यों है, ऑलरेडी पहले डिस्कस किए हुए हैं, इसको बता चुके हैं, आप एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा, और ये भी बता चुके हैं। ठीक है, इस तरह से फिर हम क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। 24 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, इसमें से कौन सा कथन सही है, सही वाला बताइए। मेंबर ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय लोकसभा, क्या जो राज्यसभा के सदस्य लोकसभा द्वारा चुने जाते हैं, नहीं जी, ऐसा नहीं होता है कि राज्यसभा लोकसभा के द्वारा चुना जाता है, गलत ऑप्शन है। द प्रेसिडेंट नॉमिनेट 12 मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा टू देयर कंट्रीब्यूट इन लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस। यस, 12 मेंबर्स को जो होता है प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा के लिए, ये बात आपका सही है। द टर्म ऑफ राज्यसभा मेंबर ऑफ 6 ईयर्स, हाँ, राज्यसभा का जो टर्म होता है 6 साल होता है, सही है। और लोकसभा का जो टर्म होता है वो 5 साल का होता है। राज्यसभा का कितना होता है, 6 साल होता है, और लोकसभा का टर्म आपका 5 साल का होता है। ठीक, यानी कि राज्यसभा कैन बी डिसॉल्व एवरी 5 ईयर्स लाइक लोकसभा। राज्यसभा को लोकसभा की तरह 5 साल में भंग किया जा सकता है, नहीं। राज्यसभा क्या होता है, एक परमानेंट बॉडी होता है, इसे कभी भी भंग नहीं किया जाता है। राज्यसभा को क्यों, कोई भी कंडीशन हो वहां पे भंग नहीं किया जा सकता है। यानी कि आपका 2 और 3 क्या है, सही है। 2 और 3 किस में आता है, बी में आता है, इसलिए आपका आंसर बी सही होगा। 2 और 3 क्यों सही होगा, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए हैं। यहाँ आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। राज्यसभा मेंबर्स जो है क्या है, इससे पहले भी बता चुके हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से एक बार देख लीजिए एक्सप्लेनेशन, हमने ऑप्शन बाय ऑप्शन एक्सप्लेनेशन दिए हैं। ठीक है, हर एक मतलब क्यों कैसे ऑलरेडी अभी इसी चीज को बताया है, इसलिए इस चीज को हम रिपीट नहीं करना चाहते, क्योंकि फिर टाइम लॉन्ग लेक्चर हो जाएगा। इसको आप देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 25 क्या है, ये सीरीज टर्म। देखिए सीरीज टर्म आपका जो एग्जाम में है 2 क्वेश्चंस आने की चांस है सीरीज टर्म का, और इसीलिए हम सीरीज टर्म इसमें लाए हैं कि सीरीज टर्म के द्वारा आपका कंसेप्ट क्लियर हो। जैसे 1 6 15 28 45 इसको कैसे करेंगे सीरीज टर्म में एनालाइज, तो इस तरह से देखिए इसको, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 66 हो जाएगा। देखिए 1 6 किया गया, इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप करके खुद से देखिए।
नहीं समझ में आए तो आप मतलब पहले खुद से करिए, क्योंकि आपका इस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन सीरीज टर्म तो आएगा ही आएगा, ठीक है। इसलिए सीरीज टर्म आप थोड़ा ध्यान से देखिए, 2 नंबर इसमें मतलब 2 नंबर मतलब 4 नंबर सिक्योर हो जाएगा, ठीक है। सीरीज टर्म का क्वेश्चन आएगा ही। 26 का है, ये भी सीरीज टर्म है, 3 3 12 27 48 108 यानी फाइंडिंग द मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर कितना फाइंड है, जैसे 3 9 12 9 का इसमें आ रहा है, इसमें 15 का डिफरेंस आ रहा है, इसमें 21 का डिफरेंस आ रहा है, या का मिसिंग टर्म बताना है ना, तो 9 15 21 यानी कि 21 का कितना होता है 27 होगा, यानी कि जो इच 6 टाइम इंक्रीजिंग हो रहा है आपका 27 इज द 27 हो गया, ये 48 हो गया, ठीक है। नीचे आते हैं, फिर नेक्स्ट टर्म जो होता है आपका 48 और 75 को ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 75। 48 और 75 को ऐड किया जाता है, 48 ये हुआ, 48 और कितना है 27, 27 कहाँ है आपका 27 ये आया हमको, 9 का डिफरेंस आया, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 75 इज द राइट, ठीक है। सो इस टर्म का है, आप करिए और देखिए क्वेश्चन, खुद से प्रयास करिए करने का पहले, फिर आपका आंसर देखिएगा। 27 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल्स इज द मोस्ट इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा गैस है जो ईंधन पर्यावरण के लिए सबसे अनुकूल है, यानी कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। तो कौन सा गैस है, ये गैस आपका जो हो जाएगा हाइड्रोजन। क्या है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो होता है इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही बेस्ट होता है, क्योंकि ये बहुत ही मतलब पॉल्यूशन लेस होता है, नहीं करता। सीएनजी में तो कुछ होता भी है पॉल्यूशन, बट हाइड्रोजन बहुत ही मतलब कि इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही बेटर गैस है, बहुत बेहतर गैस है। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। ये जो सीएनजी वाली बस चलती है, बायोगैस नहीं होगा, इथेनॉल नहीं होगा, यानी कि हाइड्रोजन। इथेनॉल जो होता है एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड CO2 व्हिच कंट्रीब्यूट ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन कंट्रीब्यूट होता है इथेनॉल के थ्रू, ठीक है। बायोगैस में भी मीथेन होता है, CH4 होता है, जिसके कारण क्या होता है ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। बायोगैस नवीकरणीय है, यदि इसे प्रबंधित नहीं किया जाता है तो मीथेन गैस जो होता है ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जन कर सकता है। CNG जो होता है क्लीनर देन पेट्रोल, पेट्रोल से अच्छा है, हम पेट्रोल से इसको अच्छा मानते हैं सीएनजी को, चूंकि पेट्रोल बहुत ज्यादा पोल्यूशन करता है लेकिन सीएनजी उतना पोल्यूशन नहीं करता है, ठीक है। इस तरह से आप इसका एक्सप्लेनेशन एक बार ढंग से देख लीजिए, ऑलरेडी अभी हम बता ही चुके हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। 28 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल इज कंसीडर कार्बन न्यूट्रल, यानी कि इसमें कार्बन न्यूट्रल कौन माना जाता है वो बताना है। तो देखिए डीजल में तो बहुत ज्यादा कार्बन होता है, सीएनजी में भी कार्बन, सीएनजी क्या होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, बट पेट्रोल क्या है पेट्रोल में भी कार्बन होता है। वो जो फ्यूल कार्बन न्यूट्रल, कार्बन न्यूट्रल जो होता है बायोगैस, क्या है बायोगैस इज द कार्बन न्यूट्रल। कार्बन न्यूट्रल जो होता है द डू नॉट इंक्रीज द टोटल अमाउंट ऑफ CO2 एटमॉस्फेयर, कार्बन न्यूट्रल वायुमंडल में जो होता है कुल मात्रा को नहीं बढ़ाते हैं। डीजल क्या होता है स्टोर द कार्बन फ्रॉम एंशियंट, जो सोर्स आ रहा है मतलब उसमें रहता है, एंशियंट मतलब क्या जो धरती के नीचे प्लांट दबते उगते हैं, उससे क्या होता है पेट्रोल ही का ये होता है बनता है। सीएनजी जो होता है क्या क्लीनर पेट्रोल ऑफ डीजल एंड CO2, सीएनजी इस तरह से होता है। बायोगैस जो होता है क्या है बायोगैस इज द कार्बन न्यूट्रल गैस, न्यूट्रल होता है बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ड्यूरिंग इट्स combustion in the same carbon dioxide absorb plants during their growth. This it does not increase the atmosphere CO2 levels, ठीक है। बायोगैस जो होता है जलने के दौरान उत्पन्न होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड वही कार्बन डाइऑक्साइड है जो पौधों द्वारा उनके विकास के दौरान अवशोषित की जाती है, इस प्रकार वायुमंडलीय स्तर को क्या करता है वो नहीं बढ़ाता है। इसलिए आपका यहाँ हो जाएगा कार्बन न्यूट्रल क्या हो जाता है आपका बायोगैस इज द कार्बन न्यूट्रल गैस, ठीक। एक्सप्लेनेशन को आप पढ़िए ढंग से, ठीक है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। Which of the following is considered cleanest fossil fuel, इसमें कह रहा है कि सबसे स्वच्छ फॉसिल फ्यूल कौन है वो बताइए। सबसे स्वच्छ फॉसिल फ्यूल की बात करेंगे तो वो सीएनजी ही होगा, ठीक है। कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस जो बसों में अभी चल रही है, कोयला नहीं होता है, डीजल नहीं होता है, पेट्रोल नहीं होता है, यानी कि साफ सुथरा जो होता है सीएनजी ही होता है,
आपका यहाँ पर देखिए पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। आप इस एक्सप्लेन को एक बार देख लीजिए, क्योंकि यदि इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बनता है तो आपसे क्वेश्चन छूटेगा नहीं, क्वेश्चन छूटेगा नहीं। इस टाइप का क्वेश्चन कोई भी एग्जाम आएगा आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, व्हिच फ्यूल इज यूज्ड हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल, यानी कि इसमें कह रहा है कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल वाहनों में कौन सा ईंधन उपयोग किया जाता है, हाइड्रोजन फ्यूल में कौन सा उपयोग किया जाता है वाहनों में, ठीक है। तो हाइड्रोजन में हाइड्रोजन किया जाएगा, सिंपल बात है। एलपीजी थोड़ी होता है, तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, डीजल नहीं होता है, सीएनजी वश में होता है, यानी कि हाइड्रोजन फ्यूल में आपका हाइड्रोजन यूज किया जाता है। एलपीजी क्या होता है, एलपीजी डीजल सीएनजी जो भी होता है ये रिक्वायर कंबंशन व्हिच रिलीजेस द हार्मफुल गैस CO2 पॉल्यूटेंट। एलपीजी बता दिए, हाइड्रोजन क्या है, इस तरह से पूरा आपका एक्सप्लेनेशन है, एक बार इसको देखिए, ठीक है। देखिए और पढ़िए, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकता है हमने उसको भी एक्सप्लेन इसमें कर दिए हैं कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बन सकता है एग्जाम में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 में आते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग Which of the following fuels is produced from organic waste and agriculture residue, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन जैविक कचरे और कृषि अवशेषों से उत्पन्न होता है। जैविक कचरे और कृषि अवशेषों से उत्पन्न होता है, वह कचरा क्या होगा, पेट्रोल थोड़ी होता है, सीएनजी तो होता नहीं है, और बायोगैस होता है। क्या होता है, बायोगैस। जो कचरा हो मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो कचरा उचरा होता है उसको क्या करते हैं, बायोगैस। जो अनवांटेड कचरा होता है बायोगैस उसमें मतलब कि उत्पन्न होता है, ठीक है। जो जैसे कि काव का डंग हो गया, इस तरह से, यानी कि पूरा यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। आप इसको पढ़िए, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा बन जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 32 की ओर जाते हैं। 32 क्या है आपका कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, 32 क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, यानी कि निम्नलिखित में से सबसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन सा, सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है। सोलर एनर्जी है, जो सब दिन चलते रहेगा। जब तक सनलाइट है, जब तक सूरज रहेंगे तब तक क्या होगा, सोलर एनर्जी मिलता रहेगा, सनलाइट पर डिपेंडेंट होता है और ये लेस पॉल्यूटेड होता है, मतलब इसमें पॉल्यूशन होता ही नहीं है। अगर पोल्यूशन नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें थोड़ा बहुत होता है क्योंकि इसका थोड़ा कॉस्ट हाई पड़ता है, सोलर एनर्जी का कॉस्ट हाई पड़ता है, जो उससे जो कचरा निकलता है वो उसका थोड़ा बहुत इन्वायरमेंट को इफेक्ट करता है, बाद में की बहुत ही मतलब कि मोस्ट रिन्यूएबल एनर्जी सोलर एनर्जी है। हाइड्रो पावर नहीं होता, जो आपका मतलब कि जल वाला ऊर्जा होता है, तापीय ऊर्जा, ये सब उतना नहीं है जितना सोलर एनर्जी है। सनशाइन कंट्री जो हम इंडिया क्या सनशाइन कंट्री है, इसलिए सोलर एनर्जी द टॉप मोस्ट। क्यों है, कैसे है, कौन सा मतलब जियो थर्मल एनर्जी क्या है, सोलर सोलर एनर्जी क्या है, विंड एनर्जी क्या है, हाइड्रो पावर क्या है, जियो थर्मल एनर्जी क्या है। टोटल हमने हिंदी विथ इंग्लिश एक्सप्लेनेशन सेट किए हैं, आप इसको एक बार पढ़ लीजिए ताकि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे आपका एग्जाम में बन जाएगा, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन 33। 33 क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट नेसेसरी द इमीडिएट कंसिक्वेंस ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ द प्रेसिडेंट्स रूल इन स्टेट, यानी कि राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा के तत्काल परिणामों में से निम्नलिखित में से कौन से जरूरी नहीं है। जब मान लीजिए कोई राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है तो उसमें क्या जरूरी नहीं है, इस बात को बताना है कि क्या जरूरी नहीं है, ठीक है। रिजोल्यूशन नहीं है, यहाँ पर सही नहीं बताना है, क्या जरूरी नहीं है। देखिए क्वेश्चन में यही जो होता है, क्वेश्चन में फंसाया जाता है स्टूडेंट को कि आप वहां पर गलत कर जाते हैं। गलत नहीं करना है, तो हर एक क्वेश्चन को हर एक पॉइंट को बारीकी से पढ़ना है। कोई कह देगा किया जाना, फिर क्वेश्चन का टोन ही मीनिंग ही अलग हो जाएगा, क्या करना है, ठीक है। तो उसका मतलब अलग। रिजोल्यूशन ऑफ द स्टेट असेंबली, राज्य विधानसभा का विघटन क्या है, वहां पे राज्य विधानसभा का विघटन नहीं होता है, रिजोल्यूशन नहीं होता है, जो कि वो तो ऑटोमेटिक होता है। रिमूवल ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट,
राज्य मंत्रिपरिषद का निष्कासन, ये भी नहीं होगा। टेक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार का अवधिकरण, ये भी नहीं होगा। यानी कि अपॉइंटमेंट ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का उस कंडीशन में अपॉइंटमेंट नहीं किया जाता कि आप किसी भी मतलब आप सचिव को नियुक्ति कर सकते, क्योंकि यहाँ विधानसभा ही भंग हो चुका है, पॉसिबल ही नहीं है। यानी कि 1 और 4 आपका राइट है, यानी कि 1 और 4 इज द राइट ऑप्शन। इस टाइप का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, ठीक है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ दिया हुआ है, इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा एक्सप्लेनेशन में क्या है। जो इंग्लिश मीडियम से इंग्लिश में और जो हिंदी मीडियम से है प्रॉपर वे में हमने इसका डिफाइन किया है, ठीक है। अगर हम सारा को समझाना शुरू करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम टेकन हो जाएगा, इसलिए हम कम टाइम टेकन करते हुए आपको विथ एक्सप्लेनेशन के साथ दिए हैं, और ज्यादा एक्सप्लेनेशन है, कम नहीं है, इतना है कि इस टाइप से जो भी क्वेश्चंस बनेगा आप उसका आंसर कर सकते हैं, ठीक। ये चूंकि ये क्वेश्चन ही आपका प्रीवियस ईयर बेस पे है, किस पे है, प्रीवियस ईयर बेस पे क्वेश्चन है, ठीक है। अब 34 में आते हैं। Which of the following is not a fundamental right? देखिए फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन इस बार भी बन सकता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या कर रहा है, जो फंडामेंटल राइट नहीं है अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के तहत मौलिक अधिकार नहीं है। फ्रीडम टू राइट टू फ्रीडम स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। हमारे बोलने का अधिकार क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार मतलब होता है बोलने का अधिकार। हमारा राइट टू लाइफ है, जीवन जीने का अधिकार है। राइट टू प्रॉपर्टी पहले था लेकिन अब नहीं है, उसको हटा दिया गया है। राइट टू प्रॉपर्टी आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, नोट ए नहीं है, उसको चूज करना है, यानी कि जो गलत है। राइट टू इक्वलिटी क्या है, मेरा फंडामेंटल राइट है। राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट है, एजुकेशन पढ़ने का मेरा अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, यानी कि राइट टू लाइफ के अंदर आता है। राइट टू प्रॉपर्टी जो होता है इसको हटा दिया गया है, इसलिए आपका आंसर क्या होगा, बी सही होगा। नहीं नहीं है इसलिए बी आंसर राइट होगा, ठीक है। क्यों बी राइट होगा, अभी जो हम समझाए आपको बोल के उसी का पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया हुआ है, आप लोग एक एक देखिए। और ऐसे में इसे प्रीवियस लेक्चर में भी इस चीज को हम डिफाइन किए हैं, लेकिन थोड़ा छोटा था, लेकिन इस बार हम सारे मतलब जो भी आर्टिकल्स है 5 आर्टिकल्स को हम एक साथ लिए हैं, और यहाँ पर पूरा डीपली एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा एक्सप्लेन को, ठीक। मूव करते हैं फिर नेक्स्ट में 35 नंबर क्वेश्चन है। हु इज द नोन एज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब भारत सरकार के पहले कानूनी अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है। यानी कि भारत सरकार में जो कोई इशू आता है तो उसमें कानूनी अधिकारी कौन होगा, जो भारत सरकार के तरफ से केस लड़ेगा या भारत सरकार के मसला को देखता है, वो कौन है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। वो जो होते हैं भारत सरकार के मुद्दे को देखते हैं और वहां पर डिस्कस करते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत का महाअधिवक्ता, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये सुप्रीम कोर्ट के होते हैं मुख्य न्यायाधीश, ये लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया कानून मंत्री ये भी नहीं होंगे। सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ये भी नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, ये जो होता है फर्स्ट लॉ ऑफिसर्स, मतलब कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया फर्स्ट लॉ ऑफिसर होते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिप्रेजेंट करते हैं, जो भी मैटर्स होता है लीगल मैटर्स को वो कानूनी सलाह देते हैं। और इस तरह से यानी कि जितना भी पॉइंट है सारा पॉइंट का यहाँ पर आपका एक्सप्लेन किया हुआ है। आप इस एक बार एक्सप्लेन पहले क्वेश्चंस देख लीजिए, क्वेश्चन तो ऑलरेडी हम समझा दिए हैं, अब आप एक्सप्लेनेशन देखिए, ठीक है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेगा हमने सारा एक्सप्लेन को एक साथ दे दिया है, एक बार इसको पॉज करके आप देख लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपका जो भी कंसेप्ट होगा सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं 36 नंबर क्वेश्चन क्या है, द कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है। देखिए भारत क्या है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यहाँ पे कोई भी धर्म मतलब कोई भी धर्म को कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है, यह एक भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहाँ पर किसी का भी कोई राज धर्म नहीं है, यानी कि
यहाँ पर क्या है, किसी का भी द स्टेट हैज नो रिलीजन, राज्य का कोई धर्म नहीं है। यहाँ क्या है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यहाँ सभी धर्म का क्या है, इक्वल इक्वल है। यहाँ पर देश का कोई धर्म नहीं है, हम लोग क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है भारत, ठीक। सेक्युलरिज्म मतलब स्टेट हैज नो ऑफिशियल रिलीजन, कोई भी ऑफिशियल रिलीजन यहाँ पे नहीं है। धर्मनिरपेक्षता यानी कि राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है, ठीक है। इस तरह से आपका लिखा हुआ एक्सप्लेनेशन एक बार देख लीजिए, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37। 37 क्या है, अंडर विच एन आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर्ड। मतलब भारतीय संविधान के तहत राष्ट्रीय आपातकाल किस धारा के तहत घोषित किया जाता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल होता है वो आर्टिकल 352, आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, ठीक है। आर्टिकल 350 क्या है, 356 क्या है, 368 क्या है, ये सारा का यहाँ पे हम दे दिए हैं। कौन सा आर्टिकल क्या है, आप इसको एक बार ध्यान से पढ़िए, ताकि अगर इस आर्टिकल के अलावा भी क्वेश्चंस आएगा तो आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के बेस पे ही क्वेश्चन पूरे डिजाइन किया गया है। अब 38 में आते हैं। 38 क्या है, इंट्रोड्यूस मतलब ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया, ठीक ना। इंट्रोड्यूसिंग राकेश टू हर हस्बैंड, ए वुमन सेड हिज ब्रदर्स फादर इज द ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर, द वुमन इज रिलेटेड टू राकेश, यानी कि राकेश को अपने पति से परिचित कराते हुए एक महिला ने कहा कि उसके भाई के पिता क्या है, उसके भाई के पिता मेरे दादा के एकमात्र पुत्र हैं। तो महिला राकेश से किस संबंध में, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक तो आना है, ये तय है। दो भी हो सकता है, लेकिन एक क्वेश्चन इस टाइप का आएगा, आप इसको देखिए। तो यहाँ पर क्या है, आपका आंसर जो हो जाएगा, आंसर तो इसका माँ होगा, यानी कि क्यों होगा, क्योंकि उसके भाई के पिता का मतलब क्या है, राकेश के पिता। ब्रदर हिज ब्रदर फादर मतलब राकेश फादर, ठीक है। यानी कि द ओनली मेरे दादा का एकमात्र पुत्र मतलब महिला के पिता से है। इस तरह से आपका क्या संबंध हो गया, राकेश का माँ से संबंध है, पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। आप इसको एक बार एक्सप्लेन को देखिए, क्योंकि हम सारा एक्सप्लेन करेंगे तो टाइम लगेगा, लेकिन जो भी है मेन पॉइंट डिस्कस करते जा रहे हैं, एक भी पॉइंट छोड़ नहीं रहा है। बाद बाकी आप अपने से एक बार एक्सप्लेन पढ़ लीजिएगा, जो जरूरत लगता है हम बताते ही चल रहे हैं। अब 39 नंबर क्वेश्चन आते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन क्या है, इफ फाइव पीपल आर स्टैंडिंग इन द लाइन, ऐसा क्वेश्चन भी आपका एक आ सकता है। इफ फाइव पीपल, इस बेस पे इफ फाइव पीपल आर स्टैंडिंग इन द लाइन, ए इज नॉट द लेफ्ट ऑफ बी, सी इज नॉट द राइट ऑफ डी, यानी कि ये वाला अरेंजिंग करना इसमें होता है। डी एंड ई इज बिटवीन ए एंड बी, तो हु इज द स्टैंडिंग द मिडल, यानी कि यदि 5 लोग एक लाइन में खड़े हैं, कितना लाइन, एक लाइन है जो 5 लोग खड़े हैं, ए और बी क्या है, और ए बी के बाएं हैं, सी डी के दाएं हैं, और ई ए और बी, ई ए कहाँ है, ई ए जो होता है ई ए और बी के बीच में है। तो कौन सा व्यक्ति बीच में खड़ा है, इसमें जो क्वेश्चन पूछ रहा है, कौन सा व्यक्ति आपका कहाँ है, बीच में खड़ा है, बीच वाले व्यक्ति को बताना है। तो ए जो है यहाँ पर बीच में खड़ा है, बीच में खड़ा कैसे है, विथ एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है कैसे खड़ा है। आप इसको देखिए पूरे स्टेप को, और यहाँ पर क्या है, लास्ट में आ गया जो है, तो बीच में खड़ा व्यक्ति क्या है, ये है, ये जो है व्यक्ति है वो बीच में खड़ा है। अरेंजिंग का क्वेश्चन है ये, इस तरह से हो गया। अब 40 नंबर क्वेश्चंस में आते हैं। 40 क्वेश्चंस क्या है, व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज, यानी कि 3 9 2 7 81, इसका नेक्स्ट टर्म सीरीज में क्या होगा, श्रृंखला में अगला अंक क्या है, तो अगला अंक बताना है, ठीक है। क्या होगा अगला अंक इसका, 243 आंसर अगला अंक होगा। कैसे 243 होगा, तो 3 into 3 किए, 9 into 3 27 into 3, क्योंकि यहाँ पर बेस क्या लिया जा रहा है, 3 से लिए 3 into 3 9 होगा, फिर 9 into 3 27 होगा, 27 into 3 81 होगा। 3 से जो होता है यहाँ पे हर डिजिट को मल्टीप्लाई किया गया, इस तरह से आपका 243 निकल के आता है, यानी कि 243 40 का हो जाएगा। जो भी कंफ्यूजन आप लोग को हो कमेंट्स कर सकते हैं।
कहीं होना नहीं चाहिए। अब 41 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज? सीरीज वाला क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ये तो सबसे इजी सीरीज है, ठीक है। 2 4 8 16, तो इसका क्या होगा, मतलब 2 4 8 16 बढ़ोतरी हो रहा है ना, 2 का 4 आ रहा है, 4 का दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 16 इंटू 2 32, क्या हो जाएगा 32 इज द राइट ऑप्शन। 32 कैसे हुआ, तो इसका एक्सप्लेनेशन ये है, जो आप लोग देखिए विथ एक्सप्लेनेशन ज्यादा करके दिया हुआ है। अब 42 नंबर क्वेश्चन आते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज ऑफ 10 टू 15 25 40, यानी कि इस सीरीज में जो होता है अगला क्या होगा वो बताना है, अगला विकल्प क्या होगा वो बताना है। तो 10 प्लस 5 क्या होता है 15, 15 10 25, इस तरह से इस सीरीज का पैटर्न है। इस पैटर्न को करने के बाद कितना आंसर निकल कर आ रहा है 60 आ रहा है, आपका 60 हो जाएगा, ठीक है। पैटर्न जो है पैटर्न को आप एक बार देख लीजिए कैसे पैटर्न हो रहा है। तो किसमें ही कितना हो रहा है 5 10 5 15, 15 10 5 5 का क्या इंक्रीमेंट हो रहा है इस साइड वाला एरिया में। इस तरह से आपका 60 आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। 43 क्या है, Which of the following is considered as major source of pollution in river in India? देखिए ये क्वेश्चन जो होता है एग्जाम में इस बार आएगा, ठीक है। मेजर सोर्स ऑफ पोल्यूशन, ये हर एग्जाम में रिपीट क्वेश्चन किया जाता है, चाहे आपका पटना यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन हो या मिथिला यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन हो। अगर ऐसा क्वेश्चन जो इस मेरा लेक्चर रेगुलर देख रहे हैं उनको बहुत ही फायदा होने वाला है। अनट्रीटेड सीवेज, क्या होगा अनट्रीटेड सीवेज, आप कुछ सोचिएगा भी नहीं, मेजर सोर्स पोल्यूशन रिवर इंडिया आएगा, सीधे अनट्रीटेड सीवेज मार के आगे निकल जाना है। इस सब का टाइम भी सेविंग होगा, ठीक है। क्यों अनट्रीटेड सीवेज होगा उसका पूरे एक्सप्लेन यहाँ पे किए हुए हैं, ठीक है। आप इसको एक बार देखिए एक्सप्लेनेशन। हर एक पॉइंट जो होता है यहाँ पर हम डिस्कस किए हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दिया हुआ है, ठीक है। इस तरह से आप एक्सप्लेन को देख लीजिए, यानी कि अगर इससे कुछ अलग क्वेश्चन भी आएगा तो वो भी यहाँ पर हम इंक्लूड कर दिए हैं, ठीक है। क्यों होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 41 सॉरी 44, क्या है 43 हो गया है। अब 44 की ओर आते हैं। what is the main greenhouse gases responsible for global warming? जो मेरा ग्लोबल वार्मिंग कौन सा गैस होता है पहले ये भी जान लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और क्या होता है CFC होता है, N2O होता है, ये सब ग्लोबल ग्लोबल मीथेन होता है, ये सब गैस आपका ग्लोबल वार्मिंग में होता है। यानी कि वैश्विक तापमान वृद्धि के लिए जिम्मेदार मुख्य ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। तो मुख्य ग्रीन हाउस गैस जो होता है 60% क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है। यही तो ग्लोबल वार्मिंग को ज्यादा नुकसान कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद ही किसी का नंबर आता है, फिर मीथेन का नंबर आ जाता है, फिर CFC का नंबर आता है, इसमें नहीं दिया हुआ, फिर नाइट फिर ओजोन, इस तरह से नंबर आता है, ठीक। क्यों आता क्या हाँ। अब कार्बन डाइऑक्साइड देखिए प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस है, कंट्रीब्यूट टू द ग्लोबल वार्मिंग, इट ट्रैप द अर्थ एटमॉस्फेयर इन मेनली प्रोड्यूस इन द बर्निंग फॉसिल फ्यूल। इस तरह से आपका पूरा नाइट्रस ऑक्साइड क्या है महत्वपूर्ण योगदान करता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड से मात्रा इसकी कम होती है। ओजोन, ओजोन का क्या होता है O3, इसका जो होता है केमिकल O3 होता है। यानी कि ये जो होता है पृथ्वी को जो यूवी रे होता है अल्ट्रावायलेट रे होता है उससे जो किरणें आती है, मतलब कि कैंसर किरणें आती है उसको रोकता है, अल्ट्रावायलेट रे को रोकता है कौन ओजोन रोकता है। और अभी जो है जितना पोल्यूशन ज्यादा हो रहा है इससे क्या होगा ओजोन लेयर धीरे धीरे थिनिंग हो रहा है। यानी कि जब ओजोन लेयर खत्म होगा तो डायरेक्ट जो कैंसर रे होते हैं वो डायरेक्ट अर्थ पे आएंगे, जिससे ज्यादा नुकसान होने की चांस रहेगा, जैसे स्किन डिजीज कॉज करना, इस टाइप का डिजीज क्रिएट होता है, ठीक। तो इस तरह से आपका यहाँ पर क्या है विथ एक्सप्लेनेशन के साथ हमने बताया, इसको आप पढ़ लीजिए। अब 45 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि इसमें कह रहा है कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा है। निम्नलिखित में से नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। नवीकरणीय ऊर्जा क्या है कोल क्या है नॉन रिन्यूएबल है,
नेचुरल गैस क्या है, नॉन रिन्यूएबल है, यानी कि दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। सोलर एनर्जी क्या होता है, रिन्यूएबल होता है, जिससे हम बार बार प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि जब तक पृथ्वी है, सूर्य है, तब तक हमको एनर्जी मिलेगा। इसलिए एनर्जी जो होता है आपका रिन्यूएबल एनर्जी होता है। परमाणु ऊर्जा क्या है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, यानी कि सोलर एनर्जी जो होता है वो रिन्यूएबल एनर्जी है। मीनिंग मतलब नेचुरली थ्रू द सनलाइट से ये मिलता है, ठीक है। और इसका क्या है, कोल आपको जानते ही है कि नॉन रिन्यूएबल सोर्स होता है। उसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी क्या है, ये भी नॉट रिन्यूएबल होता है, बल्कि ये क्या नॉट रिन्यूएबल एज इट इज यूरेनियम एंड फाइनाइट सोर्स। यूरेनियम से निकलता है ये, लेकिन इसका संसाधन सीमित होता है। अब 46, हाँ देखिए एसर्शन रीजन, आपके एग्जाम में ऐसा एक या दो क्वेश्चन आ सकता है एसर्शन रीजन टाइप का। मतलब इसमें से सही है, एक्सप्लेनेशन सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। अगर सही है तो क्या इसका जो एक्सप्लेन है वो सही है या ऑप्शन गलत है, इस टाइप का है। इसको करते हैं, आप क्वेश्चन देखिए कि क्या है और उसका अभी हम क्वेश्चन करते हैं। एसर्शन जो है इंडोर एयर पोल्यूशन क्या है, पहला आपका एसर्शन, इंडोर एयर पोल्यूशन इज सीरियस हेल्थ हजार्ड। मतलब जो इंडोर एयर पोल्यूशन है क्या हेल्थ के लिए सीरियस है, ज्यादा हेल्थ के लिए सीरियस है। हाँ, इंडोर एयर पोल्यूशन जो मान लीजिए, इंडोर मतलब क्या होता है, जो एक होता है आउटडोर मतलब आउटसाइड एरिया, एक होता है इनसाइड एरिया। जो इंडोर एयर पोल्यूशन होता है बहुत ही हार्मफुल होता है मतलब हेल्थ के लिए। अगर घर के अंदर मान लीजिए कोई पोल्यूशन आता है, तब जहाँ पर रहते हैं तो क्या ज्यादा हानिकारक होता है। और द डिस्पर्जल ऑफ एयर पोल्यूटेंट क्या है, द डिस्पर्जल ऑफ एयर पोल्यूटेंट इज रेदर देन लिमिटेड इन इंडोर इन्वायरमेंट। यस, ये भी सही है, ये भी सही स्टेटमेंट है। हिंदी में देखते हैं, इंडोर एयर पोल्यूशन जो होता है एक गंभीर स्वास्थ्य का खतरा है। जी हाँ, इंडोर एयर पोल्यूशन जो होता है स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है, यानी कि और कारण क्या है, इंडोर वातावरण में वायु प्रदूषकों का प्रसार सीमित होता है। यानी कि इंडोर में क्या होता है, जो मान लीजिए जैसे घर के अंदर जो भी पोल्यूशन आ गया वो सीमित हो गया ना, ऐसा तो एक अनलिमिटेड पोल्यूशन आ रहा है। तो अगर जो कुछ भी आ गया वो बहुत ज्यादा खतरा का कारण बनता है। क्या बनता है, खतरा का कारण बनता है। इसलिए आपका दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों लॉजिकल स्टेटमेंट सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। जब बोथ आर ए एंड आर ट्रू होगा और करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या होगा, ए सही होगा। यदि दोनों सही होता, एक्सप्लेनेशन नहीं होगा तो बी होगा। ए सही होगा, आर गलत होगा तो सी होगा। और ए फॉल्स है, अगर आपका ए फॉल्स है और डी सही है तो डी ऑप्शन होगा। इसमें दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन ए सही होगा। ऐसा क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। क्यों होगा इसको हम बताते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन का है। इंडोर एयर पोल्यूशन जो होता है एक्चुअली सीरियस हेल्थ हजार्ड्स होता है। इंडोर एयर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय द वेरियस फैक्टर्स लाइक कुकिंग, जैसे आप खाना बनाने से इंडोर एयर पोल्यूशन होता है, हीटिंग सिस्टम से होता है, क्लीनिंग प्रोडक्ट कोई भी है, मतलब आप सेंट ही मारते हैं तो क्या है वो पोल्यूशन नहीं है ना, इंडोर पोल्यूशन है। तो विको स्मोक जो तब सिगरेट उगरेट होता है, इससे क्या ये सब इंडोर पोल्यूशन है जो रेस्पिरेटरी डिजीज होता है, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम क्रिएट करता है, सीरियस हेल्थ डिजीज को कॉज करता है, ठीक है। इंडोर एयर पोल्यूशन जो होता है वास्तव में एक गंभीर स्वास्थ्य खतरा है। यानी कि इंडोर वायु प्रदूषण जो होता है विभिन्न कारणों से होता है, जैसे कि खाना पकाते हैं उससे निकलता है धुआं, हीटिंग सिस्टम से होता है, सफाई उत्पाद से होता है, यहाँ तक कि तंबाकू का धुआं भी क्या है, इंडोर पोल्यूशन है, जो कि श्वास रोगों, हृदय संबंधी बीमारियों को बहुत बड़ा कारण बन सकता है। रीजन क्या है, डिस्पर्सल एयर जो होता है पोल्यूटेंट लिमिटेड इन द डोर इन्वायरमेंट्स because indoor space are generally confined and less ventilation compared to outdoor एरिया। मतलब जो भी अंदर पोल्यूशन आया क्या होता है, कंप्रेस हो जाता है, अंदर चला जाता है। इस तरह से मतलब घर का अंदर जो पोल्यूशन क्रिएट करते हैं वो क्या होता है, आपका इंडोर पोल्यूशन होता है, जो हार्मफुल पार्टिकल्स और गैसेस होते हैं। इंडोर वातावरण में वायु प्रदूषकों का प्रसार सीमित होता है। क्या होता है, जो वायु होता है सीमित होता है। जैसे आप मतलब स्मोकिंग कोई घर में करता है तो क्या होता है, जो भी वहां का धुआं है जो
पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज करता है, क्योंकि इंडोर पोल्यूशन जो होता है आमतौर पर संकुचित होते हैं, खुले नहीं होते हैं। बाहरी क्षेत्रों की तुलना में इनकी वेंटिलेशन कम होती है, यानी कि इन वातावरणों में प्रदूषक फंस जाते हैं और स्थान के अंदर फैल जाते हैं, जिससे हानिकारक कणों और गैसों का संकेंद्रण होता है। ठीक है, अब आते हैं आप क्वेश्चन नंबर, इस तरह से आपका और ज्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। 46 नंबर क्वेश्चन, एनालिसिस ऑफ द ऑप्शन, ऑप्शन का विश्लेषण है कि अभी जो बताए थे हम, इंडोर एयर पोल्यूशन सच सीरियस प्रॉब्लम्स बिकॉज द कैन नॉट डिस्पोजल इजिली कन्फाइंड द स्पेस। ये सही है, क्योंकि दोनों सिद्धांत एक कारण सत्य हैं, और कारण यह बताता है कि इंडोर एयर पोल्यूशन जो होता है गंभीर समस्या है क्योंकि प्रदूषक संकुचित स्थानों आसानी से फैल नहीं पाते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। अब 47 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 47 क्या है, द अर्थ इज प्राइमरी, क्या है, द अर्थ, जो अर्थ है, द अर्थ इज प्राइमरली मेड अप ऑफ मेटल्स। अर्थ जो होता है प्राइमरी किससे बना होता है, मेटल से बना होता है क्या, नहीं, ऐसा नहीं है, अर्थ मेटल से बना हुआ नहीं होता है। द अर्थ इज कोर इज मोस्टली कंपोज ऑफ आयरन और निकेल। जो अर्थ का कोर होता है वो किससे बना होता है, आयरन और निकेल से। आप पढ़े भी होंगे ये चीज बचपन में, या कहीं भी आप जीएस सेक्टर में ये पढ़े होंगे पेपर 1 में, कि जो अर्थ हमारा है वो आयरन और निकेल से ही मतलब कि कंपोज हुआ है। वहाँ कोई मतलब द अर्थ इज प्राइमरी मेटल से नहीं है। ठीक है, यानी कि ये गलत है और आर सही है। क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका, ये तो नहीं होगा। ये क्या है, दोनों सही होना चाहिए और विथ एक्सप्लेन भी सही होना चाहिए, तो आपका ए होता। दोनों सही है, एक्सप्लेन नहीं है, तो आपका बी होता। सी क्या है, ए सही होता, बी गलत होता तो सी होता। लेकिन इसमें क्या है, आपका ए फॉल्स है, ए सही नहीं है और आर सही है। ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। आपका आंसर यहाँ पे डी सही होगा। ठीक, अब कैसे सही है, एसर्शन जो होता है आपका, एक्चुअली द अर्थ प्राइमरली मेड ऑफ मेटल्स, पार्टिकुलरली इट कोर एंड मेंटल। मेटल से ही नहीं बल्कि कोर भी होता है उसमें और मेंटल भी होता है, यानी कि ये जो होता है ना मेटल एलिमेंट सच एज आयरन और मैग्नीशियम भी उसमें होता है। इससे पृथ्वी मुख्य रूप से धातुओं से बनी है, खासकर इसके कोर और मेटल में जो होता है, जिसमें लोहा और मैग्नीशियम जैसी धातु तत्वों की प्रचुरता होती है, लोहा और मैग्नीशियम की धातु जैसी। ठीक है, द कोर ऑफ द, इसलिए स्टेटमेंट क्या था आपका, वो गलत था। रीजन क्या है, द कोर ऑफ द अर्थ कंसिस्ट मोस्टली ऑफ आयरन और निकेल। जो अर्थ का कोर होता है मुख्य रूप से किससे बना होता है, आयरन और निकेल से ही बना होता है, विच आर metals, and this is why earth can be said to largely made up of metals। पृथ्वी का कोर जो होता है मुख्य रूप से लोहा और निकेल से बना होता है। किससे होता है, लोहा और निकेल से बना होता है, जो धातुएं हैं, और इस कारण पृथ्वी को मुख्य रूप से धातु से बनी हुई कहा जा सकता है। ठीक है, इस तरह से आपका एसर्शन रीजन का क्वेश्चन है। एसर्शन रीजन में बस स्टेटमेंट सही है तो क्या उसका दोनों सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या है, यदि एक सही है दूसरा गलत है तो आपका सी हो जाएगा, पहला गलत है दूसरा सही है तो डी हो जाएगा। यानी कि आपको स्टेटमेंट बेस्ड पकड़ होना चाहिए, इससे क्वेश्चन इजीली बन जाता है। चलिए आगे आते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन, ये भी आपका एसर्शन रीजन का क्वेश्चन है। ग्लोबल वार्मिंग लीड टू द रिस्क सी लेवल। जो ग्लोबल वार्मिंग होता है क्या है, सी लेवल उससे ज्यादा रिस्क होता है। जी हाँ, जितना ग्लोबल वार्मिंग होगा, जो मतलब जो समुद्र का जलस्तर क्या होगा उससे बढ़ेगा। मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस, जो पोलर आइस है वो क्या होगा, धीरे धीरे पिघल जाएगा। जब आइस पिघलेगा तो जो समुद्र का पानी है वो भी बढ़ेगा। एंड ग्लेशियर्स कंट्रीब्यूट टू ह्यूज राइज इन सी लेवल, यानी कि वैश्विक तापमान, इससे आपको स्पष्ट हो गया होगा कि करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है ना। ग्लोबल वार्मिंग जो होता है लीड टू राइज इन सी लेवल। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, सी लेवल मेजर होता है, बढ़ता है। यानी कि जब क्यों बढ़ेगा, क्योंकि आइस पिघलेगा तब ना, यानी कि मेल्टिंग ऑफ द पोलर आइस एंड ग्लेशियर्स कंट्रीब्यूट टू द राइज इन द सी लेवल।
वैश्विक तापमान जो होता है वृद्धि समुद्र के स्तर में वृद्धि के कारण बनती है। अगर तापमान बढ़ेगा समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा। ध्रुवीय हिम शिखरों जो होता है ग्लेशियरों का पिघलना क्या है, वहां ग्लेशियर पिघलेगा, यहाँ समुद्र का पानी बढ़ेगा। तो इस तरह से आपका यहाँ ऑप्शन दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, इसलिए आपका यहाँ आंसर ए सही होगा। ए सही होगा, बी सही नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है। ठीक है, दोनों सही है और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, इसलिए आपका ए होगा। इसका क्या कहानी है, ग्लोबल वार्मिंग जो होता है does indeed cause of the rise in sea level due to the thermal expansions water क्या है थर्मल एक्सपेंशन वाटर एंड मेल्टिंग ऑफ आइस, यानी कि वैश्विक तापमान वृद्धि जो होता है वास्तव में समुद्र के स्तर में वृद्धि कारण बनती है। पानी का तापीय विस्तार हिम के पिघलने कारण होता है। रीजन क्या है, द मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस जो होता है ग्लेशियर्स रिलीजेस द लार्ज अमाउंट्स ऑफ वाटर इनटू द ओशियन विच डायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू राइजिंग सी लेवल, जो सी लेवल को जो समुद्र का पानी होता है उसको बढ़ाता है। यानी कि ध्रुवीय हिम शिखरों जो होता है ग्लेशियरों का पिघलना महासागरों में बड़ी मात्रा में पानी छोड़ता है, जो सीधे समुद्र के स्तर में वृद्धि का कारण बनता है, वृद्धि योगदान करता है, कारण बनता है। अब इस सीरीज का 59 नंबर क्वेश्चन में आते हैं जो कि असर्शन रीजन का ही पार्ट है। क्लाइमेट चेंज लीड टू द एक्सट्रीम वेदर कंडीशन। क्लाइमेट चेंज जो होता है, जी हाँ, वही तो वेदर कंडीशन को लीड करेगा ना। जब ज्यादा क्लाइमेट चेंज होगा तो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस क्रिएट होगा। राइजिंग ग्लोबल वार्मिंग मतलब राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर्स आर कॉजिंग इरेगुलर वेदर पैटर्न। जब ग्लोबल वार्मिंग कॉज होगा, बिकॉज ऐसे कर लेते हैं, क्लाइमेट चेंज लीड्स टू एक्सट्रीम वेदर कंडीशन बिकॉज rising global temperatures are causing irregular weather patterns such as increase the storm and heat wave। मतलब जब ग्लोबल वार्मिंग होता है क्या होगा, आपका इरेगुलर जो सिस्टम है सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा, और सिस्टम खराब होगा तो क्या होगा, इंक्रीज स्टॉर्म और हीट वेव भी बढ़ जाएगा, गर्मी बढ़ जाएगा। यानी कि जलवायु परिवर्तन जो होता है क्या है, जलवायु परिवर्तन चरम मौसम स्थितियों का कारण बनता है। यानी कि जब जलवायु परिवर्तन होगा तो मौसम भी बिगड़ता है, खराब होता है। यानी कि वैश्विक तापमान में वृद्धि असमान मौसम पैटर्न का कारण बन रही है, जैसे कि बढ़ते तूफान और लू की लहरें। जब ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होगा तो क्या होगा, लू बढ़ेगा, तूफान बढ़ेगा, बहुत ज्यादा गर्मी होगा। इस तरह से दोनों आपका क्या है, सही है और करेक्ट एक्सप्लेन भी है, यहाँ पर कोई कारण परंतु नहीं है, दोनों सही है, इसलिए आपका आंसर ए सही होगा। क्या होगा, ए राइट होगा। बी सी क्यों नहीं होगा, ऑलरेडी डिस्कस क्यों नहीं होता है। एसर्शन इसका क्या है, क्लाइमेट चेंज जो होता है इज इंडेड कंट्रीब्यूटिंग टू द एक्सट्रीम वेदर conditions such as the increased flooding and heat wave होगा। यानी कि क्लाइमेट चेंज होता है तो इंक्रीज स्टॉर्म और फ्लडिंग बढ़ेगा, हीट वेव आएगा। सिद्धांत ए क्या है, जलवायु परिवर्तन वास्तव में चरम मौसम स्थितियों का कारण बन रहा है, जैसे बढ़ते तूफान और बाढ़ और लू की लहरें। राइजिंग ग्लोबल वार्मिंग यानी कि वैश्विक तापमान में जो वृद्धि असमान मौसम पैटर्न हो जाता है, जैसे इसमें क्या अधिक तीव्र तूफान आएगा, लू की लहर आएगा और प्रत्याशित वर्षा भी शामिल हो सकता है, या वर्षा होगा या नहीं होगा तो अनसीजन, जब सीजन नहीं होगा तब आपका वर्षा होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 50 आते हैं। 50 क्या है, which one of the following is main features of the qualitative research। यानी कि इसमें क्या कह रहा है कि क्वालिटेटिव रिसर्च का मेन फीचर्स क्या है। देखिए, क्वालिटेटिव रिसर्च का गुणात्मक अनुसंधान की मुख्य विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है। अवॉइड पॉजिटिविस्ट एजम्पशंस एंड डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस जो होता है किसमें होता है, क्वांटिटेटिव का पार्ट है, ये क्वालिटेटिव का पार्ट नहीं होता है डाटा एनालिसिस करने का। ठीक है, सब्सक्राइब टू एग्जिस्टिंग कैटेगरीज इज पार्ट ऑफ द क्वांटिटेटिव, कलेक्शन डाटा क्वांटिटेटिव, एम्पिरिकल मेथड डाटा क्वांटिटेटिव, ये तीनों जो है क्वांटिटेटिव का पार्ट है। अवॉइड पॉजिटिविस्ट एजम्पशंस एंड डाटा एनालिसिस जो होता है आपका पार्ट क्या है, ये आपका क्वालिटेटिव का है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक, क्यों सही होगा, यहाँ पर जो है दिया हुआ है, इससे पहले भी
पॉइंट को हम बहुत बार डिस्कस किए हुए कि क्वालिटेटिव क्या होता है। देखिए ब्रॉड एरिया, जैसे आप आंसर राइटिंग करते हो, सब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हो, तो इसमें क्या होता है, क्वालिटेटिव रिसर्च होता है ना, एक्सपीरियंस आता है, सोशल कॉन्टेक्स्ट आता है, इस तरह से आपका पॉजिटिविस्ट यानी कि एम्फसाइज द क्वांटिटेबल डाटा, ऑब्जेक्टिव एनालिसिस जो होता है दिस इज अ पार्ट ऑफ द क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव क्या होता है, ब्रॉड एरिया को कवर करता है। इस तरह से आपका अवॉइड पॉजिटिविस्ट assumptions of data analysis क्या, दिस इज द डिफाइनिंग और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च, डिफाइन करता है। इट मूव अवे रिलीविंग ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि डाटा एम्फसाइजिंग मोर फ्लेक्सिबल होता है क्वालिटेटिव में, कंटेक्स्ट बेस्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक एंड टॉपिक्स अंडर द स्टडी। पॉजिटिविस्ट जो होता है धारणा और डेटा विश्लेषण से बचता है, वो डाटा विश्लेषण नहीं करता है, क्या कौन सा क्वालिटेटिव नहीं करता है। इस तरह से आपका पूरा यहाँ पर ऑप्शन है, मतलब पूरा डिफिनीशन किया हुआ है, एक्सप्लेन है, आप इसको देखिए एक बार पढ़ लीजिए ताकि इस टाइप से जो भी क्वेश्चन एराइज होगा वो बन जाएगा। देखिए इसको, अब क्वेश्चन नंबर 51 में आते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ द क्वालिटेटिव रिसर्च, यानी कि इसमें क्या कह रहा है, क्वालिटेटिव रिसर्च का प्राइमरी फोकस क्या है, प्रथम ध्यान, प्राथमिक ध्यान क्या होता है आपका क्वालिटेटिव रिसर्च का, तो अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन एक्सपीरियंस, यही तो है। ह्यूमन एक्सपीरियंस क्या है, ये दिस इज द पार्ट ऑफ द क्वालिटेटिव रिसर्च का पार्ट होता है। टेस्टिंग हाइपोथेसिस नहीं होता है, डाटा का काम क्वांटिटी में होता है, क्वांटिटी में होता है, यानी कि ह्यूमन एक्सपीरियंस में कितना समझदारी है, ये जो भी होता है आपका दिस इज द पार्ट ऑफ द क्वालिटेटिव रिसर्च का होता है। ठीक, अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन एक्सपीरियंस, जो मानव का अनुभव क्या है, उसके अनुभव के आधार पर जो होता है आपका दिस इज पार्ट ऑफ द क्वालिटेटिव रिसर्च का पार्ट होता है। क्वालिटेटिव रिसर्च जो होता है फोकस ऑन द अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन एक्सपीरियंस, ह्यूमन का जो एक्सपीरियंस होता है ये किसका होता है, क्वालिटेटिव रिसर्च का पार्ट होता है, यानी कि इमोशंस, इमोशन आना, सोशल इंटरेक्शंस, perspectives, individuals involved, it often uses the unstructured method। क्वांटिटेटिव क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड मेथड होता है, जबकि क्वालिटेटिव अनस्ट्रक्चर्ड होता है, इसका कोई मेथड मतलब अनस्ट्रक्चर्ड, आप कहीं से क्वेश्चन कर सकते हो, ये आपका क्या क्वालिटेटिव का पार्ट होता है। जैसे ब्रॉड आंसर लिखना, सब्जेक्टिव आंसर लिखना, इंटरव्यू, इंटरव्यू में क्वेश्चन कहीं से पूछा जा सकता है, दिस इज पार्ट ऑफ द क्वालिटेटिव रिसर्च। ग्रुप्स, केस स्टडी, ये सब क्या है क्वालिटेटिव है। गुणात्मक अनुसंधान जो होता है अनुभव, भावनाओं, सामाजिक इंटरेक्शंस, क्या है सामाजिक इंटरेक्शंस को व्यक्ति को दृष्टि से समझने पर केंद्रित होता है। इसमें अक्सर अनियंत्रित विधियों का उपयोग किया जाता है, साक्षात्कार, फोकस समूह पर केस स्टडी किया जाता है। इस तरह से आपका क्वालिटेटिव का ये सारा पॉइंट है। क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव से क्वेश्चंस बनेगा, जो भी रिसर्च से पढ़ाया है वो सब आपका इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है, अब इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन आपका 52 नंबर है। Which of the following is not a method used in qualitative research, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि गुणात्मक अनुसंधान में उपयोग नहीं की जाती है, यानी कि नहीं की जाती है। ठीक है, जो गलत है वो बताना है, कौन सी गुणात्मक में उपयोग नहीं की जाती है, तो केस स्टडी उसमें होती है, फोकस ग्रुप होती है, इथनोग्राफी होती है क्वालिटेटिव में, जबकि सर्वे जो होता है ये नहीं होता है। जो नहीं होता है वही आंसर सही होगा आपका। दो आंसर सही है, मतलब दो किस में आता है, दो आपका इसमें आता है, बी ऑप्शन इज द राइट। ठीक है, विकल्प के अंदर विकल्प दिए हैं, यानी कि सर्वे दिस इज द पार्ट ऑफ द क्वांटिटेटिव रिसर्च। ओके, ये क्वालिटेटिव रिसर्च का पार्ट नहीं होता है, बल्कि ये क्वांटिटेटिव रिसर्च का पार्ट होता है। दोनों पार्ट में डिफरेंस है, डिफरेंस ऑलरेडी बहुत सारा पॉइंट डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, सर्वे जो होता है चलिए आपका सर्वे टाइपिकली इन्वॉल्व द स्ट्रक्चर्ड, सर्वे क्या होता है स्ट्रक्चर्ड होता है, क्वेश्चनाइजर होता है, विथ क्लोज इंडेड पॉइंट होता है, विच हॉलमार्क ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च, जहां क्लोज इंडेड, जहां चार ऑप्शन आपको क्वेश्चन में दिए रहते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं, वो क्वांटिटेटिव होता है। क्वालिटेटिव मतलब क्या होता है, ब्रॉड एरिया, ओपन एरिया। क्वालिटेटिव रिसर्च मतलब टेंड टू द यूज ओपन इंडेड क्वेश्चंस,
जहां सब्जेक्टिव आंसर लिखना होता है, एंड लेस स्ट्रक्चर्ड मेथड्स लाइक इंटरव्यू, फोकस ग्रुप, explore people's feelings, thoughts and experiences. This is the part of the क्वालिटेटिव रिसर्च। कहीं भी इस तरह के क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। यानी कि सर्वेक्षण सामान्यतः जो होता है संरचित प्रश्नावली का उपयोग करते हैं, जिसमें बंद समाप्त प्रश्न होते हैं। क्या होता है, एक लिमिटेड होता है ना, उसमें लिमिटेड प्रश्न होते हैं जो कि मात्रात्मक अनुसंधान, क्या है, मात्रात्मक अनुसंधान की विशेषता बताते हैं। गुणात्मक क्या होता है, गुणात्मक जो होता है आमतौर पर खुले प्रश्नों और कम संरचित विधियों का उपयोग करता है, जिससे कि साक्षात्कार और फोकस समूह में कहीं से भी क्वेश्चन किया जा सकता है। लिमिटेशन नहीं है। जैसे आप अगर आपका पीजी में पीएचडी का इंटरव्यू होगा तो आपको लिमिटेशन नहीं होता है, आपको क्वेश्चन कहीं से भी किया जा सकता है। जो पीजी में पढ़े हैं आप क्यों रिसर्च करना चाहते हैं, तो इस बेस पर आपको क्वेश्चन कहीं से किया जा सकता है, ताकि लोगों का जो विचार, जो आपके अंदर विचार है, थॉट्स है, वो बाहर आता है। भावनाओं और अनुभव की खोज की जा सकता है, खोज किया जा सकता है कि कितना आपके अंदर थॉट्स है। इस तरह से वो मतलब ये जो पार्ट बताया है, ये आपका क्वालिटेटिव रिसर्च का पार्ट होता है, यानी कि आंसर राइटिंग करना। इस तरह से आज हमने 50 क्वेश्चन दो की डिस्कस हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन है। इस टाइप के प्रश्न को पूछने का चांस इस बार एग्जाम में ज्यादा है, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी